स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर गहरी नजर डालने वाले हैं जिसने कह सकते हैं कि पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य ही बदल दिया। हम बात करें बंगाल पर ब्रिटिश कब्जे की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सबसे अमीर और सबसे उपजाऊ प्रांतों में से एक की शासक बन बैठी। और ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है, ये साजिश, लालच और बदलती हुई सत्ता की कहानी है। बिल्कुल। और हमारी आज की पड़ताल का मिशन यही समझना है कि ये सब हुआ कैसे। इसकी शुरुआत अक्सर 1757 में प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। हाँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया। पर क्या ये सिर्फ एक लड़ाई थी या फिर एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का नतीजा? चलिए इसी की परतें खोलते हैं। इस कहानी को सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कितना पीछे? मध्य प्रांत था, मतलब वहां के उद्योग और व्यापार काफी विकसित थे। तो जाहिर है ईस्ट इंडिया कंपनी के वहां बहुत बड़े व्यापारिक हित थे। और असली विवाद की जड़ है 1717 का एक शाही फरमान। एक फरमान जो मुगल सम्राट ने कंपनी को दिया था। जी, इस फरमान ने कंपनी को बंगाल में बिना कोई टैक्स चुकाए सामान आयात और निर्यात करने की पूरी आजादी दे दी थी। बिना टैक्स? ये तो बहुत बड़ी सुविधा थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें ऐसे सामान की आवाजाही के लिए दस्तक यानी पास जारी करने का भी अधिकार मिल गया था। तो फिर संघर्ष क्यों हुआ? ये तो उनके फायदे की बात थी। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत साफ बताते हैं कि ये फरमान कंपनी के निजी नौकरों या कहिए कर्मचारियों के व्यापार पर लागू नहीं होता था। अच्छा, तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। हाँ, उन्हें तो भारतीय व्यापारियों की तरह ही टैक्स देना था। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल नहीं हुआ। कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर भी टैक्स बचाने के लिए इन दस्तक का मतलब धड़ल्ले से दुरुपयोग करने लगे। इससे तो बंगाल सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होता होगा। भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था। तो बंगाल के नवाबों ने कुछ किया नहीं? मुर्शिद कुली खान से लेकर अलीवर्दी खान तक बंगाल के सभी नवाबों ने इस फरमान की अंग्रेजी व्याख्या का विरोध किया। उन्होंने कंपनी से एक मुश्त रकम वसूली और दस्तक के दुरुपयोग को सख्ती से रोका भी। कंपनी उस समय कह सकते हैं कि नवाबों का अधिकार मानने के लिए मजबूर थी, लेकिन उसके कर्मचारी हमेशा इस अधिकार को तोड़ने के मौके तलाशते रहते थे। और फिर 1756 में हालात बदल गए। हाँ, जब युवा और तेज तर्रार सिराजुद्दौला अपने दादा अलीवर्दी खान के बाद नवाब बने। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से साफ कहा कि उन्हें मुर्शिद कुली खान के समय के शर्तों पर ही व्यापार करना होगा। लेकिन अब अंग्रेज दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों पर अपनी जीत के बाद काफी मजबूत महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल। और यही नहीं, उन्होंने नवाब को टैक्स देने के बजाय अपने नियंत्रण वाले कलकत्ता में आने वाले भारतीय सामानों पर भारी शुल्क लगा दिया। मतलब ये तो सीधी सीधी दादागिरी थी। यहाँ नवाब के लिए मामला सिर्फ टैक्स का नहीं था, बल्कि उनकी संप्रभुता का था, उनकी इज्जत का था। और फिर किलेबंदी वाला मामला भी तो था। हाँ, जब कंपनी ने फ्रांसीसियों से लड़ाई की आशंका में नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी, तो ये सिराज के लिए एक सीधी चुनौती थी। उनका तर्क तो सीधा था। बिल्कुल सीधा। एक स्वतंत्र शासक अपनी जमीन पर किसी निजी व्यापारी कंपनी को किले बनाने या निजी युद्ध लड़ने की अनुमति कैसे दे सकता है? तो सिराज ने क्या किया? सिराज ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों को अपनी किलेबंदी हटाने का आदेश दिया। फ्रांसीसी कंपनी तो मान गई, लेकिन अंग्रेज कंपनी ने इनकार कर दिया। और इसके बाद सिराजुद्दौला ने तेजी से कार्रवाई की। उन्होंने कासिम बाजार में अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा किया और 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, एक सामरिक गलती। वो अपनी आसान जीत का जश्न मनाने के लिए कलकत्ता से लौट आए और अंग्रेजों को अपने जहाजों के साथ भागने का मौका दे दिया। उन्होंने अपने दुश्मन की ताकत को कम आंका था। बिल्कुल। अंग्रेज अधिकारियों ने समुद्र के पास फुल्टा में शरण ली, जहां उनकी नौसेना मजबूत थी। और वहां उन्होंने मदद का इंतजार करते हुए नवाब के दरबार के प्रमुख लोगों के साथ साजिश और विश्वासघात का एक पूरा जाल बुनना शुरू कर दिया। और इस साजिश में कौन कौन थे? इसमें बड़े बड़े नाम थे। मुख्य थे मीर जाफर, जो मीर बख्शी था, यानी सेना का प्रमुख। हाँ। फिर थे मानिक चंद, कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी, अमीर चंद, एक बहुत अमीर व्यापारी, और जगत सेठ। जगत सेठ तो बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे उस वक्त। बिल्कुल। और खादिम खान, जिसके पास नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा था। मतलब नवाब के अपने ही लोग उसके खिलाफ थे। और फिर मद्रास से एडमिरल वॉटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में एक मजबूत नौसैनिक और सैन्य बल पहुंचा। क्लाइव ने 1757 की शुरुआत में
कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया। और नवाब को अंग्रेजों की सभी मांगे मानने पर मजबूर भी कर दिया। लेकिन अंग्रेज इतने से संतुष्ट नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिराजुद्दौला की जगह एक ज्यादा लचीली कठपुतली मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का फैसला कर लिया था। तो उन्होंने युद्ध के लिए जमीन तैयार की। उन्होंने नवाब के सामने ऐसी ऐसी मांगे रखी जो पूरी करना नामुमकिन था, और दोनों पक्ष समझ गए कि अब एक निर्णायक लड़ाई होगी। और वो लड़ाई हुई 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर प्लासी के मैदान में। हाँ, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये नाम मात्र की लड़ाई थी। नाम मात्र की। अंग्रेजों के कुल 29 आदमी मारे गए, जबकि नवाब के लगभग 500। सिर्फ 29? ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन इसलिए है क्योंकि नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसका नेतृत्व देशद्रोही मीर जाफर और राय दुर्लभ कर रहे थे, लड़ाई में शामिल ही नहीं हुआ। वो बस खड़े देखते रहे। तो लड़ा कौन? सिर्फ मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में नवाब के सैनिकों के एक छोटे समूह ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। और नवाब को भागने पर मजबूर होना पड़ा। हाँ, और बाद में उन्हें पकड़कर मीर जाफर के बेटे मीरन ने मार डाला। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने लिखा है कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत के लिए एक अंतहीन उदासी की रात शुरू हुई। बिल्कुल। और प्लासी की जीत के बाद कंपनी और उसके अधिकारियों ने अपना इनाम वसूलना शुरू कर दिया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। और बदले में कंपनी को क्या मिला? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिला। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी मिली। और पैसा? मीर जाफर ने कलकत्ता पर हमले के हर्जाने के तौर पर कंपनी और शहर के व्यापारियों को 1,77,00,000 रुपए का भुगतान किया। 1,77,00,000। और इसके अलावा क्लाइव जैसे कंपनी के उच्च अधिकारियों को रिश्वत के तौर पर भारी रकम दी गई। क्लाइव को अकेले 20 लाख रुपए से ज्यादा मिले। ये तो बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में। ये लड़ाई ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसने बंगाल और कह सकते हैं कि अंततः पूरे भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का रास्ता खोल दिया। इसी एक जीत ने अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य के लिए एक प्रमुख दावेदार बना दिया। सही कहा। बंगाल के इसी समृद्ध राजस्व ने उन्हें एक मजबूत सेना बनाने और देश के बाकी हिस्सों को जीतने की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाया। ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन और G.T. गैरेट ने टिप्पणी भी की है। हाँ, उन्होंने लिखा है, एक क्रांति लाना दुनिया का सबसे ज्यादा मुनाफे वाला खेल साबित हुआ था। अंग्रेजों के दिमाग में सोने का ऐसा लालच भर गया था जो पहले कभी नहीं देखा गया। बंगाल को तब तक शांति नहीं मिली जब तक उसे पूरी तरह से निचोड़ नहीं लिया गया। और मीर जाफर को बहुत जल्दी अपने सौदे पर पछतावा होने लगा। क्यों? कंपनी के अधिकारियों की रिश्वत और उपहारों की मांगें कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। उसका खजाना तेजी से खाली हो गया। कंपनी की लालच की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उन्होंने तो यहां तक आदेश दे दिया कि बंगाल अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के खर्चों का भी भुगतान करेगा। मतलब कंपनी अब सिर्फ भारत के साथ व्यापार नहीं कर रही थी। नहीं, वो प्रांत के धन को बाहर निकालने के लिए बंगाल के नवाब पर अपने नियंत्रण का पूरा इस्तेमाल कर रही थी। तो जब मीर जाफर उनकी मांगे पूरी नहीं कर सका तो अक्टूबर 1760 में उन्होंने उसे अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और मीर कासिम ने बदले में कंपनी को क्या दिया? उसने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की जमींदारी दी और अंग्रेजी अधिकारियों को कुल 29 लाख रुपए के उपहार दिए। लेकिन मीर कासिम शायद मीर जाफर जैसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। मीर कासिम एक योग्य, कुशल और एक मजबूत शासक था जो विदेशी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए दृढ़ था। तो उसने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। उसने अपनी आय बढ़ाने, भ्रष्टाचार को दूर करने और सबसे जरूरी यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक सेना बनाने की कोशिश की। ये सब अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, खासकर जब मीर कासिम ने 1717 के फरमान के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की। हाँ, क्योंकि लूट तो वहीं से हो रही थी। कंपनी के नौकर अवैध रूप से भारतीय व्यापारियों को दस्तक बेचते थे, जिससे नवाब को राजस्व का भारी नुकसान होता था। एक ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पियर ने इन सालों को खुली और बेशरम लूट का दौर बताया है। सही बताया है। इस लूट को रोकने के लिए मीर कासिम ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने आंतरिक व्यापार पर सभी शुल्क ही समाप्त कर दिए। एक बहुत ही साहसिक कदम था ये। इससे उसके अपने व्यापारियों को भी वही रियायत मिल गई जो अंग्रेजों ने जबरदस्ती छीन ली थी। लेकिन अंग्रेज व्यापारी भारतीयों के साथ बराबरी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने भारतीय व्यापारियों पर फिर से शुल्क लगाने की मांग की। अब यह साफ था कि बंगाल में दो मालिक नहीं हो सकते थे। और फिर युद्ध हुआ। हाँ, 1763 में हुई लड़ाइयों में मीर कासिम की हार हुई और वो अवध भाग गया। वहां उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला
और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन बनाया। इन तीनों सहयोगियों की संयुक्त सेना का सामना 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में कंपनी की सेना से हुआ और वे बुरी तरह हार गए। बक्सर की लड़ाई को प्लासी से भी ज्यादा निर्णायक माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्लासी तो एक साजिश थी, बक्सर एक असली लड़ाई थी। इसने भारत की दो प्रमुख शक्तियों की संयुक्त सेना पर अंग्रेजी हथियारों की श्रेष्ठता को साबित कर दिया। इसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का स्वामी बना दिया। हाँ, 1765 में क्लाइव गवर्नर के रूप में बंगाल लौटा। मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके दूसरे बेटे निजामुद्दौला को गद्दी पर बिठाया गया और उससे 20 फरवरी 1765 को एक नई संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए। इस संधि के तहत नवाब को अपनी अधिकांश सेना को भंग करना था और एक उप सूबेदार के माध्यम से बंगाल का प्रशासन चलाना था। और उस उप सूबेदार को कौन नियुक्त करता? उसे कंपनी द्वारा नामित किया जाता और उसकी मंजूरी के बिना हटाया नहीं जा सकता था। तो इस तरह कंपनी ने बंगाल के प्रशासन यानी निजामत पर सर्वोच्च नियंत्रण हासिल कर लिया। जी। इसके बाद कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से दीवानी यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार भी हासिल कर लिया। तो उनके कब्जे को एक कानूनी रूप मिल गया? हाँ, बदले में सम्राट को 26 लाख रुपए की सब्सिडी और कोरा और इलाहाबाद के जिले दिए गए। सम्राट 6 साल तक इलाहाबाद के किले में अंग्रेजों के एक तरह से कैदी के रूप में रहा। और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला का क्या हुआ? उससे 5 मिलियन रुपए का युद्ध हर्जाना वसूला गया और एक गठबंधन किया गया जिसने नवाब को पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर बना दिया। तो इस तरह कुछ ही सालों में एक व्यापारिक कंपनी ने साजिश, लड़ाई और संधियों के जरिए भारत के सबसे अमीर प्रांत पर पूर्ण राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। आज की पड़ताल में हमने देखा कि कैसे 1717 के एक व्यापारिक फरमान पर हुआ एक छोटा सा विवाद प्लासी की साजिश, बक्सर की निर्णायक लड़ाई और अंततः बंगाल पर पूर्ण ब्रिटिश कब्जे की नींव बन गया। यह सिर्फ एक क्षेत्र की हार नहीं थी, नहीं, बल्कि इस जीत से मिले राजस्व ने ही अंग्रेजों को पूरे भारत पर कब्जा करने की ताकत दी। ये वास्तव में सोचने पर मजबूर करता है और स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर एक सवाल मन में उठता है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगे। अगर नवाब के दरबार में मीर जाफर और जगत सेठ जैसे लोग विश्वासघात न करते और प्लासी का नतीजा कुछ और होता, तो क्या भारत का इतिहास वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? या फिर एक मजबूत और स्वतंत्र बंगाल भारत में यूरोपीय शक्तियों के विस्तार को रोक सकता था?